इटली के एकीकरण के प्रमुख व्यक्ति या स्वतंत्रता सेनानी के हैं, कुछ भी कहेंगे, क्योंकि इटली के एकीकरण में वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाए। हम काबूल और मेजनी के बारे में पढ़ चुके। मेजनी जो यंग इटली संस्था का निर्माण किया और कार्बोनी गुप्त संस्था का सदस्य भी था। काबूल के बारे में पढ़ चुके। काबूल प्रधानमंत्री था। वह इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। उसने अपनी कूटनीतिक, वो माना जाता था कि 19वीं शताब्दी का महान कूटनीतिज्ञ माना जाता था काबूल। 19वीं शताब्दी का बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था 19वीं शताब्दी का काबूल। तो उसने अपनी सूझबूझ चाल से मतलब कि लोम्बार्डी, वेनेसिया और उनको मतलब अपने में लिया। नीस और सेवाई का शहर फ्रांस को दे दिया। और सेडवा के युद्ध में उसने भी भूमिका निभाई। विक्टर एमैनुअल जो स्वतंत्रता सेनानी थे, सब ने भूमिका निभाई। आज हम गैरीबाल्डी के बारे में देखते हैं। तो गैरीबाल्डी नीस में उनका जन्म हुआ था। और जब नीस और सेवाई जब फ्रांस को दे दिया गया तो गैरीबाल्डी को काफ़ी दुख हुआ इस बात को लेकर कि उनकी जन्मभूमि फ्रांस को दे दी गई। गैरीबाल्डी अब गैरीबाल्डी इतने इम्पोर्टेंट क्यों थे? गैरीबाल्डी इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि बात 1860 के बाद की बात है, जब कोई विदेशी सहायता नहीं मिल रही थी। विदेशी सहायता का मतलब कि मतलब इटली के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालना था। और जो ऑस्ट्रेलिया को बाहर निकालना था तो मजबूरी थी कि इटली को कुछ विदेशी सहायता की ज़रूरत थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ताकतवर देश था ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब गैरीबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था। गैरीबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था। अब नीस का बार बार जिक्र क्यों करते हैं? नीस में हुआ था क्योंकि ये गैरीबाल्डी की जन्मभूमि है नीस। जाहिर सी बात है, अगर कोई उस देश के खातिर लड़ के मर मिटेगा, उस देश के आज़ादी के खातिर मर मिटेगा और उसकी जन्मभूमि किसी दूसरे देश को दे दी जाएगी तो तकलीफ होगी। इसलिए नीस, क्योंकि नीस और मतलब इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन भी ज़्यादा होता था नीस में, इसलिए भी वो एक क्षेत्र मतलब विशेष क्षेत्र बन जाता दोनों को। गैरीबाल्डी का जन्म नीस में हुआ था। ये गैरीबाल्डी यंग इटली संस्था के मतलब कि यंग इटली संस्था के एक व्यक्ति थे। यंग इटली संस्था के एक व्यक्ति थे और ये जब मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया में भागा, मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया से जब भागा ही, गैरीबाल्डी यंग इटली संस्था के एक व्यक्ति थे। गैरीबाल्डी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। गैरीबाल्डी यंग इटली संस्था के व्यक्ति थे। कार्बोनेरी जनसंस्था की उसके भी एक गुप्तचर थे टाइप। वो इम्पोर्टेंट, वो जो कार्बोनेरी संस्था थी, ये भी उसके एक व्यक्ति हो जाते हैं, मतलब महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हो जाते हैं। वो वो ऐसा वाला नहीं होते, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से हो जाते हैं। तो यंग इटली संस्था के व्यक्ति थे गैरीबाल्डी यंग इटली संस्था के एक व्यक्ति थे। अब गैरीबाल्डी यंग इटली संस्था के व्यक्ति थे तो जाहिर सी बात है, जब मैटरनिक व्यक्ति थे गैरीबाल्डी यंग इटली संस्था के व्यक्ति थे। जब 1848 की तिथि इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? 1848 की तिथि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री मैटरनिक जो वहाँ पर विद्रोह हुआ, तो जब विद्रोह न संभाल पाने के काबिल हो गया तो वहाँ से भाग गया। वो भी बड़ा कूटनीतिज्ञ था ऑस्ट्रेलिया का।
कि जो नेपोलियन बोनापार्ट हारा तो उसने ऐसे कूटनीति खेली कि ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र प्राप्त हुए। जर राइन संघ का क्षेत्र मिल गया जिसमें 14 राज्य थे। ज़्यादातर इटली पे भी कब्जा उसको ज़्यादा मिल गया और वो ताकतवर हो गया। तो जब 1848 में मैटरनिक ऑस्ट्रेलिया से भागा तब जब ऑस्ट्रेलिया से भागा तब ये गैरिबाल्डी लोम्बार्डी वेसेनिया और यहाँ तक कि ज़्यादातर राज्यों को इन्होंने गणतंत्र बना लिया। वहाँ के युवाओं को लेकर कुछ सैनिक संगठन बनाए और उससे गणतंत्र बन गए। जो फ्रांसीसी द्वितीय था उसको भगा दिए, बुर्बोन्स का शासक, उसको मार कर भगा दिए। तो गैरिबाल्डी जब मैटरनिक भागा तब गैरिबाल्डी ने कई राज्यों को गणतंत्र बना दिया। तब गैरिबाल्डी ने कई राज्यों को गणतंत्र बना दिया। कई राज्यों को गणतंत्र बना दिया मतलब कि इन्होंने उन राज्यों को आज़ादी के तौर पर घोषित कर दिया। गैरिबाल्डी ने आज़ादी के तौर पर घोषित कर दिया, कई राज्यों को गणतंत्र बना दिया। अब गणतंत्र बना दिया तब जब मैटरनिक भाग गया, लेकिन जब गणतंत्र बना दिया लेकिन फिर से ऑस्ट्रेलिया की शक्ति चली नहीं गई थी। केवल मैटरनिक तो भागा था, फिर से ऑस्ट्रेलिया ने इन पर कब्जा करके इन्हें राजतंत्र में बदल दिया और गैरिबाल्डी को भागना पड़ा इटली से, क्योंकि अगर ना भागता तो मारा जाता इटली में। वो भाग कर दक्षिण अमेरिका चला गया। जब ऑस्ट्रेलिया ने फिर से राजतंत्र बना दिया तब गैरिबाल्डी को, जब फिर से ऑस्ट्रेलिया ने इन गणतंत्र को राजतंत्र में बदल दिया आक्रमण करके, तब गैरिबाल्डी को भागना पड़ा और भाग के दक्षिण अमेरिका चला गया। वहाँ से गैरिबाल्डी ने वहाँ से छापामार युद्ध की कला सीखी। छापामार युद्ध की कला सीखी। छापामार युद्ध की कला सीखी वहाँ से गैरिबाल्डी ने छापामार युद्ध की कला सीखी। और उसके बाद फिर आया 14 वर्ष के बाद इटली पुनः आया। 14 वर्ष के बाद इटली पुनः आया। 14 वर्ष के बाद वो इटली पुनः आया, मतलब दोबारा आया। तो 14 वर्ष के बाद इटली दोबारा आया तो काफ़ी कुछ बातें बदल चुकी थी। जाहिर सी बात है, बहुत कुछ बातें बदल चुकी। और इसने नेपल्स और सिसिली में विद्रोह करा के गणतंत्र सरकार बना ली। नेपल्स और सिसिली में विद्रोह करा के गणतंत्र सरकार बना ली। नेपल्स सिसिली में विद्रोह करा के गणतंत्र सरकार बना ली। अब हम गणतंत्र और पिडमांट सार्डिया में राजतंत्र था, तो गणतंत्र और राजतंत्र की बार बार बातें क्यों करते हैं? क्योंकि जब गैरिबाल्डी ने विक्टर एमनोल की ऐसी देखी कि
वहीं गणतंत्र मतलब कि आज़ादी के लिए इटली के क्या क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मतलब एक राजतंत्र समर्थक थे पिडमॉन्ट और सार्डिनिया के समर्थक, जो राजतंत्र से इटली का एकीकरण करना चाहते थे, और एक गणतंत्र समर्थक चाहते थे कि पूरी इटली में गणतंत्र हो, मतलब कि कोई राजतंत्र ना रहे। लेकिन तब गैरिबाल्डी ने एक काम बहुत अच्छा किया, जो गैरिबाल्डी ने गणतंत्र और राजतंत्र के लोगों को आपस में समन्वय बनाए रखने की कोशिश की, और ये महत्वपूर्ण सफलता गैरिबाल्डी को मिली। गणतंत्र और राजतंत्र को दोनों को समन्वय बनाने की कोशिश की गैरिबाल्डी ने, और नेपल्स और सिसिली में विद्रोह करा के गणतंत्र सरकार बना ली, और इसके बाद गणतंत्र सरकार बना ली, क्योंकि यह गैरिबाल्डी के ही बस में था, गैरिबाल्डी की तलवार के बस में था कि बिना विदेशी सहायता के इन दोनों राज्यों में वो गणतंत्र सरकार बना ली, और गैरिबाल्डी के सिवाय कर नहीं सकता था कोई, कि उसके दम पे, उसकी तलवार के दम पे ये करा सकता था। और यह गैरिबाल्डी के तलवार ने काम की। गैरिबाल्डी की तलवार जाहिर सी बात है गैरिबाल्डी की तलवार इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 1000 लाल कुर्ती के सैनिकों की सहायता से नेपल्स की ओर बढ़ा बुर्बोंस का शासक फ्रांसिस द्वितीय भाग खड़ा होगा। उसकी बस के है ही नहीं। कहते हैं जब एक योद्धा अपने जोश अपने होश से अगर किसी पे अपने ताकत 3 लगा दे, अगर वो 10 हैं, अगर ये 2 हैं, तब भी जीत जाएंगे युद्ध। ये बात आप विक्टर एमैनुअल के बारे में देखते हैं, क्योंकि भले वो राजा था, लेकिन इटली के एकीकरण में उसने बहुत कुछ भूमिकाएं अदा की, बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा की, बहुत कुछ नहीं। वही तो था कि जो इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया। अब विक्टर एमैनुअल के बारे में देखते हैं। विक्टर एमैनुअल जब इसके पिता विक्टर एमैनुअल के पिता चार्ल्स हर्बर्ट, अब विक्टर एमैनुअल के पिता चार्ल्स हर्बर्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ खास होगा उनके बारे में तभी बात कर रहे हैं। जब उन्होंने सीधे तौर पर पिडमॉन्ट सार्डिनिया ने सीधे तौर पर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब सीधे तौर पर क्यों कहते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट हो जाता है। सीधे तौर पर वो समझते थे कि इटली के एकीकरण में, वो भी चाहते थे इटली के एकीकरण, वो समझते थे कि इटली के एकीकरण में सबसे बाधा ऑस्ट्रिया है, उन्हें सीधे तौर पर ऑस्ट्रिया पर हमला बोल दें, और युद्ध में हार गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। तब अपने बेटे विक्टर एमैनुअल को उन्होंने राजा बना दिया। और विक्टर एमैनुअल ये मतलब इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, और इन्होंने ज्यूरिख संधि का मतलब ये संधि हो जाए लोम्बार्डी और बेसेनिया इटली को मिलना था, और नीस और सेवाए फ्रांस को मिलना था। ये अपनी सूझबूझ और मतलब इन्होंने मतलब कि काबुल की सूझबूझ, कूटनीति, राजनीति को देखते हुए काबुल को अपना प्रधानमंत्री ये अपने सूझबूझ और कूटनीति से इटली का एकीकरण किया, सूझबूझ और कूटनीति से इटली का एकीकरण किया, मतलब सूझबूझ और कूटनीति से इटली का एकीकरण किया। और ये काबुल को
क्षमता देखकर, क्षमता का मतलब होता है कि उनकी दिमागी ताकत और कूटनीति ताकत देखकर, उन्हें क्षमता देखकर उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया, अपना प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। क्षमता और कूटनीति देकर उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनाया, काबुल को उन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया। और ज्यूरिख संधि के तहत इन्होंने लोम्बार्डी और बेसेनिया को इटली में ले लिया। नीस और सेवाए को, लोम्बार्डी बेसेनिया और को इटली में मिला लिए और नीस और सेवाए को फ्रांस को दे दिए। ज्यूरिख संधि इंपॉर्टेंट हो जाती है और इन्होंने भी ज्यूरिख संधि के तहत, ज्यूरिख संधि के तहत, संधि के तहत, ज्यूरिख संधि के तहत इन्होंने ज्यूरिख संधि के तहत इन्होंने लोम्बार्डी और बेसेनिया को, लोम्बार्डी और बेसेनिया, लोम्बार्डी और बेसेनिया और बेसेनिया, वेनेसिया, बेसेनिया वेनेसिया, वेनेसिया को इटली में मिला लिया, इटली में मिला लिया, मिला लिया, लिया नीस सेवाए को, नीस सेवाए को, नीस और सेवाए को, सेवाए को फ्रांस में दे दिया, फ्रांस को दे दिया, नीस और सेवाए को फ्रांस को दे दिया। इन्होंने मतलब विक्टर इमोल का उस बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है, काबूल की भी भूमिका, विक्टर इमोल और काबूल की भूमिका उसमें थी, ज्यूरिख संधि हुई थी। तो इस संधि के तहत इन्होंने इटली को लोम्बार्डी और बेसेनिया प्राप्त हुआ, नीस और सेवाए फ्रांस को प्राप्त हुआ। और इन्होंने सेडवा का मौका पाते ही, सेडवा का युद्ध का मौका पाते ही, सेडवा का और इन्होंने सेडवा का मौका पाते ही, सेडवा मतलब समझे सेडवा का युद्ध, सेडवा का युद्ध का मौका पाते ही फ्रांस रोम पे कब्जा कर लिया, रोम पे कब्जा कर लिया। सेडवा का युद्ध का मतलब पहले बता चुके हैं इसके बारे में। सेडवा का युद्ध उसके थोड़ा सा मतलब बता दें इसके बारे में। सेडवा का युद्ध मतलब क्या हो जाता है, फ्रांस और जर्मनी में युद्ध जब हुआ तो इसे सेडवा का युद्ध करते हैं। जब फ्रांस हारने लगा तो उसने रोम से जो पोप के सैनिक, छद्म सैनिक थे, उन्हें बुला लिया। अब जब सैनिक नहीं हुआ तो इटली को मौका मिल गया तो चढ़ाई कर दी, रोम पे कब्जा कर लिया। तो रोम पे कब्जा कर लिया और रोम को मिला लिया, इससे इटली का एकीकरण पूरा हो गया। और फिर क्या था, बिस्मार्क और विक्टर इमैनुअल ने भी गुप्त समझौते किए थे इसके लिए कि जैसे ही नेपोलियन तृतीय रोम से सैनिक को बुलाएगा, आप इस पे कब्जा कर लेना और इससे इटली का एकीकरण पूरा हो गया और सेडवा का युद्ध खत्म हो गया। और सेडवा के युद्ध में जर्मनी भी जीत भी गया। अब आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अगले चरण में देखेंगे जर्मनी का एकीकरण।